Good morning students. Welcome to GPRB online classes for standard 6. बच्चों, आज हम आपके हिंदी का 7वां पाठ का प्रश्न चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हमारा 7वां पाठ कविता है धरती हमें कितना देती है। इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन। तो देखो बेटा, आप ये वाला कविता प्रारंभ करेंगे। 7वां पाठ धरती हमें कितना देती है। ठीक है, ठीक है। धरती हमें कितना देती है, इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी में कविता का नाम और कवि का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद, ठीक है, पहले कविता का नाम लिखेंगे, फिर कवि का नाम लिखेंगे, फिर नीचे मैंने ऊपर लिख दिया, आप लोग नीचे लिखेंगे सप्रसंग व्याख्या। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या लिखा, यानी अभी हम कविता की व्याख्या करेंगे। जब भी हम लोग कविता पढ़ते हैं बेटा, उसकी व्याख्या लिखते हैं कॉपी में। ठीक है, तो सबसे पहले है संकेत, यानी हम बता देंगे कविता का पहले शब्द और अंतिम शब्द, 3-4 शब्द हम लिख देंगे। ये कविता का प्रारंभ के शब्द हैं और ये कविता का अंत का शब्द है, और बीच में ऐसे डैश डैश लगा देंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की कविता का हम व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, संकेत में बता दिया हम कहाँ से लेके कहाँ तक की व्याख्या कर रहे हैं। उसके बाद प्रसंग लिखेंगे। ठीक है, प्रसंग में जैसा कि मैंने बताया था वो कविता कहाँ से ली गई है और कविता का नाम और कवि का नाम क्या है, और लास्ट में एक लाइन में बता देते हैं कि उस कविता में यहाँ पर क्या बताया गया। ठीक है, तो देखो प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक उद्भव से ली गई है। कविता का नाम धरती हमें कितना देती है और कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, इस कविता में कवि ने अपने बचपन की घटना को याद करते हुए धरती के महत्व पर प्रकाश डाला है। ठीक है, आगे व्याख्या लिखोगे, तीसरे नंबर पे व्याख्या लिखोगे। अपने बचपन की घटना को याद करके सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं, एक बार मैंने बचपन में सबसे छिपकर जमीन में पैसे बोए थे। उन्हें लगा था इससे पैसों का पेड़ उगेगा और उस पेड़ में बहुत सारे पैसे लगेंगे और वह सारे पैसे लेकर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। किंतु जमीन से पैसे का पौधा न उगने पर कवि का अमीर बनने का सपना टूट जाता है और वह निराश उदास हो जाते हैं। इसके बाद भी कई दिनों तक कवि प्रतीक्षा करते हैं कि शायद पौधा उग जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद लिखना, अब जब कवि बड़े और समझदार हो गए हैं तब वह सोचते हैं कि बचपन में मैंने कितना मूर्खतापूर्ण कार्य किया था। तब मैं अबोध था, अबोध यानी बुद्धि नहीं थी। मैंने धरती में गलत बीज बोए थे। मैंने धरती में ममता, ब्रैकेट में लिखना, इसका मतलब है आसक्ति या लगाव, ठीक है, को रोपा था, अपने लोभ को सींचा था। और फिर एक दिन अचानक वर्षा हो जाती है और कवि आंगन के कोने में मिट्टी के नीचे सेम के बीज दबा देता है कि शायद यह पौधा बने। ऐसा करके कवि इस घटना को भूल जाता है। किंतु एक दिन संध्या को उसकी नजर उस सेम के छोटे छोटे पौधों के झुंड पर पड़ती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। फिर उसे याद आता है कि अरे, कुछ दिन पहले मैंने ही तो आंगन में सेम के बीज रोपे थे। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतने के साथ साथ सेम की बेलें फैलने लगती हैं। अनगिनत पत्ते, अनगिनत पतली पतली लताएं और बीच बीच में सफेद रंग के सेम के फूलों का गुच्छा। कवि को ऐसा लगता है जैसे रात में आकाश में बहुत सारे तारे निकल आए हों। तारे निकल आए हों, अमावस की काली गहरी रात में चांद निकला हो। पहाड़ों के पीछे से, अमावस में नहीं लिखना बेटा, ठीक है, आकाश में बहुत सारे तारे निकल आए हो, काली गहरी रात में चांद निकला हो। ठीक है,
पहाड़ों के पीछे से निकला हुआ चांद जो मोती के समान प्रतीत होता है और किसी चित्रकार द्वारा किया गया चित्रकारी सा लगता था। ठीक है, वो जो सेम के फूल थे ना, वो ऐसा लगता था। कितना सुंदर, कितना मनोहारी। इस प्रकार प्यारी धरती के प्रति आदर, प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर कवि भावुक होकर कह उठते हैं, यह धरती कितना देती है। धरती माता, उससे क्या संबोधित करते हैं? धरती माता। यह अपने प्यारे पुत्रों को कितना देती है। अब जब कवि बड़े एवं समझदार हो गए हैं, तब उन्हें अपने बचपन में की गई भूल का पछतावा होता है और वो कहते हैं, जब मैं छोटा था तब इस बहुमूल्य धरती के इस महत्व को जान नहीं पाया था और स्वार्थ लोभ में आकर मैंने उसमें लोभ रूपी पैसे बोए थे। छी, लेकिन अब मैं यह जान गया हूँ कि इस धरती में सच्ची समता यानी समानता, जन की क्षमता, मानवता की ममता के दाने बोने हैं, तभी इसमें से मानवता की सुनहरी फसलें उगेंगी। जीवन श्रम से संपूर्ण दिशाएं हंसेंगी। अर्थात इसका मतलब क्या है पता है? यदि हम इस धरती में जीवन में, ठीक है, यदि हम इस धरती में जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हमें सबके साथ समानता का व्यवहार करना होगा, सबके क्षमता को महत्व देना होगा। ठीक है, यानी मेहनत करने वाला कोई बड़ा आदमी या कोई छोटा आदमी ही क्यों ना हो, उसने मेहनत किया, उसको उसकी मेहनत को, उसके श्रम को महत्व देना होगा। ठीक है, एवं सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना होगा, क्योंकि हम जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं। अर्थात जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार हम स्वयं भी पाते हैं। ठीक है, इतना लिखेंगे। फिर नीचे विशेष पे आते हैं। ठीक है, विशेष में पहला लिखोगे। विशेष में ये लिखते हैं बेटा कि इस कविता में क्या क्या विशेष बातें बताई गई है, मोटी मोटी बातें क्या बताई गई हैं। तो पहला हम लिखेंगे, कवि ने बचपन की स्मृति पर प्रकाश डाला है। बचपन की याद एक बताई है ना, बचपन की एक स्मृति के बारे में बताया है, तो वही बोला है, कवि ने बचपन की स्मृति पर प्रकाश डाला है। दूसरा लिखना, कवि ने बीज बोने की छोटी सी घटना के माध्यम से हमें जीवन का पाठ पढ़ाया है। इसका मतलब ये है कि एक बचपन में कवि ने जमीन में बीज बोया था, उसी घटना का वर्णन है इस कविता में, लेकिन उस छोटी सी घटना के माध्यम से कवि ने हमें जीवन का पाठ ही पढ़ाया है। ठीक है, अब अगला देखो, तीसरा पॉइंट, कवि ने सेम के पौधों की तुलना चिड़िया से की है। जैसे चिड़िया के बच्चे अंडे को तोड़ करके उड़ने को उतावले हो रहे हो। ठीक है, चौथा है, कविता में सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। पांचवा पॉइंट है, कवि ने सेम के फूलों की तुलना तारों से की है। ठीक है, सेम के फूल ऐसे लगते थे जैसे तारों का झुंड या समूह। ठीक है, ये हुआ आपका कविता का सप्रसंग व्याख्या। ठीक है, शब्दार्थ लिखेंगे। सबसे पहले आपने शब्दार्थ लिखा, फिर उसके बाद सप्रसंग व्याख्या करना, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर जो है वो करेंगे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले शब्दार्थ करना, ठीक है, उसके बाद सप्रसंग व्याख्या करना और उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न करना, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करना। ठीक है, पहला प्रश्न देखो बेटा, मौखिक का कवि ने छुटपन में पैसे क्या सोचकर बोए। तो इसका उत्तर लिखना, कवि ने छुटपन में पैसे, क्या की जगह लिखना यह। ठीक है, क्या की जगह लिखना यह, सोचकर बोए कि उनसे पैसों का पेड़ उगेगा। ठीक है, दोबारा सुनो उत्तर। क का उत्तर है, कवि ने छुटपन में पैसे, क्या की जगह लिखना यह, सोचकर बोए कि उनसे पैसों का पेड़ उगेगा। ठीक है, ख प्रश्न देखो, संध्या को आंगन में टहलते समय कवि ने अचानक क्या देखा। इसका उत्तर होगा, संध्या को आंगन में टहलते समय कवि ने अचानक क्या को काट दो। ठीक है, काटा, फिर
अंडरलाइन करो, देखा कि आंगन में सेम के नए नए पौधे उग गए थे। दोबारा उत्तर देखो, ख का उत्तर दोबारा सुनो। संध्या को आंगन में टहलते समय कवि ने अचानक क्या को काटो? फिर आगे लिखो, देखा कि आंगन में सेम के नए नए पौधे उग गए थे। ठीक है। ग प्रश्न देखो, डिंब तोड़कर क्या निकले थे? उत्तर लिखना, डिंब तोड़कर क्या की जगह लिखना, सेम के पौधे निकले थे। ठीक है, आया समझ में? डिंब तोड़कर क्या निकले थे? उत्तर लिखना, डिंब तोड़कर क्या की जगह लिखना, सेम के पौधे निकले थे। ठीक है। घ देखो, प्रस्तुत कविता में कवि ने धरती माता के विषय में कौन सी बात कही है? इसका उत्तर लिखना, प्रस्तुत कविता में कवि ने धरती माता के विषय में कौन सी बात कही है? इसको काट दो, कौन सी बात कही है, इसको काटा। फिर लिखना, कहा कि हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। दोबारा सुनो, घ का उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि ने धरती माता के विषय में कहा कि हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। ठीक है। व कविता का भाव अपने शब्दों में समझाओ। ठीक है। ये वाला प्रश्न आपको करना है तो कर लेना, अगर नहीं करना तो नहीं करने से भी चलेगा, क्योंकि हमने सप्रसंग व्याख्या में सब कुछ बता दिया ना। तो अगर आप करना चाहते हैं तो इस कविता से आप क्या समझे अपनी भाषा में आप लिख देंगे। ठीक है, 10-15 लाइन में। देखो, दूसरा प्रश्न है मेरी लेखनी अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। इसको पढ़ करके, इस पद्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस कविता की पंक्तियों को हमको पढ़ना है और उसके बाद प्रश्नों के सही विकल्प पर, सही ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। ठीक है। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। मैं हताश व बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर, पावड़े यानी पाँव। ठीक है। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। ठीक है। इसको नहीं समझाऊंगी क्योंकि कविता को समझाते वक्त मैंने बता दिया था इसका मतलब क्या है, आपको भी पता चल गया है इसका मतलब क्या है। तो देखो, कवि ने छुटपन में क्या बोए थे? पैसे, गेहूं, धान के चने, क्या बोए थे? वेरी गुड, पैसे बोए थे। ठीक है, पैसे बोए थे। पहले वो पैसे बोता है, फिर जब पैसों का पेड़ नहीं होता तो वो बाद में जाके सेम लगाता है। पहले क्या बोया था उसने? पैसे, तो पैसे पे टिक करो। ठीक है। ख, कवि ने क्या सोचा था? पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी, फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा, या उपर्युक्त तीनों बातें सोचा था उसने कि पैसे के पेड़ उगेंगे, उसमें रुपयों की मधुर फसलें खनकेंगी और मैं मोटा सेठ बनूंगा। ये तीनों, ये लास्ट वाला ऑप्शन है सही है, चौथा वाला। देखो, ग प्रश्न में धरती में पैसों को बोने से अंकुर का ना निकलना क्या साबित करता है? धरती ही बंजर थी, मिट्टी गीली नहीं थी, या बीज गलत बोए गए थे? ये वाला, बीज गलत बोए गए थे, इसको टिक करो। देखो, घ प्रश्न है ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। इस पंक्ति से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर है ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा। इस पंक्ति का आशय है कि जब कवि छोटे थे तो उनके मन की भावना साफ नहीं थी, उनके मन में लालच था, लोभ था। उन्होंने सोचा यदि मैं इस मिट्टी में पैसे बो दूंगा तो उसमें से पैसों का पेड़ उगेगा। कवि की भावना ही गलत थी।
इसीलिए उसका परिणाम भी खराब ही निकला। कैसे? कवि ने मट्टी में पैसे बोए और परिणाम क्या निकला? क्या उससे उस पैसे से पैसे का पेड़ बना? नहीं बना। इस प्रकार से जब हम अपने जीवन में कुछ गलत निर्णय लेते हैं तो उस गलत निर्णय का फल कभी भी अच्छा नहीं होता। ठीक है? इसीलिए हमारे जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें सोचना चाहिए कि मैं जो कार्य करने वाला हूँ क्या वो सही है? क्या मैं जो भी कार्य करने वाला हूँ उस कार्य को करते समय मेरी भावना कैसी है? कार्य को करते समय हमारी भावना मुख्य होती है, प्रधान होती है। भावना के आधार पर ही सब कुछ सबका निर्णय लिया जाता है, सब निर्भर होता है। ठीक है? वह प्रश्न देखो, कवि ने धरती के लिए बंजर या बंध्या विशेषण का प्रयोग कब और क्यों किया है? कवि द्वारा धरती को बंजर कहना कितना उचित है? तार्किक उत्तर दीजिए। कवि ने धरती के लिए, उत्तर सुनो, उत्तर है कवि ने धरती के लिए बंजर या बंध्या विशेषण का प्रयोग तब किया जब उन्होंने धरती में पैसों को रोपा था और सोचा था इस पैसों से पैसों का पेड़ उगेगा और उसमें पैसों की बहुत सारी सुनहली फसल होंगी और मैं पैसों से बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा। ठीक है? कवि द्वारा धरती को बंजर कहना उचित नहीं है। यहाँ पे लिखना, ये सेकंड पार्ट का उत्तर लिखना, कवि द्वारा धरती को बंजर कहना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भूल कवि की थी। ठीक है? ना कि धरती की, क्योंकि उन्होंने ही, यानी कवि ने ही धरती में गलत बीज बोए थे। हम जीवन में जैसा भाव लेके आगे बढ़ते हैं उसका परिणाम भी हमें हमारे भाव के अनुरूप भी मिलता है। इसीलिए हमारी भावना हमेशा हमें अच्छी रखनी चाहिए। ठीक है? पेज नंबर 72 में आओ, भाषा और व्याकरण। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में से विशेषण विशेष्य चुनकर लिखिए। विशेषण को अंडरलाइन करेंगे हम लोग और विशेष्य को राउंड करेंगे। जिसके बारे में बताया गया है उसे विशेष्य बोलते हैं। ठीक है? उसकी विशेषता के लिए जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य यानी जिसके बारे में बोला गया है। ठीक है? तो चलो देखते हैं। क है, पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, किसके बारे में बताया गया है? धरती के बारे में। और धरती की विशेषता क्या है? वो बंजर है। ठीक है? विशेष्य को राउंड करोगे और विशेषण को अंडरलाइन करोगे। ठीक है? ख देखो, बंधिया मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला, ये उगला होगा। ठीक है? गलत प्रिंटिंग है। मिट्टी को राउंड करो, मिट्टी विशेष्य है और उसकी विशेषता क्या है? वो बंधिया है। ठीक है? ग, रुपयों की फलदार मधुर फसलें खनकेंगी, किसके बारे में बोला गया है? विशेष्य क्या है? फसलें। तो फसलें को राउंड करो और फसलें की विशेषता क्या है? वो मधुर है। ठीक है? घ देखो, और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा, किसके बारे में बोला गया है? सेठ के बारे में। और उसकी विशेषता क्या है? वो मोटा है। ठीक है? वह देखो, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, किसके बारे में बोला गया है? विशेष्य क्या है? बादल। और उसकी विशेषता है कजरारे। ठीक है? च देखो, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, विशेष्य है चंदोवे, विशेषण है मखमली। नोट किया सबने? गुड। दूसरा प्रश्न देखो, तत्सम को तद्भव से मिलाओ। ठीक है? ये तद्भव के शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं, और ये तत्सम के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं। तो तद्भव को तत्सम को तद्भव से मिलाना है। बंधिया मतलब बांझ। ठीक है? बंधिया को बांझ से मिलाओ।
संध्या का मतलब अर्थ होता है सांझ। श्यामा का अर्थ होता है सांवला। अंचल का अर्थ है आंगन, आंचल। ठीक है। प्रांगण का अर्थ है मैदान। नोट किया? गुड। अभी तीसरा प्रश्न देखो, पढ़िए, समझिए और लिखिए। ठीक है। ये कौतूहलवश का अर्थ होता है कौतूहल के कारण। स्वार्थवश का मतलब होता है स्वार्थ के कारण। लोभवश का अर्थ है लोभ के कारण। ममतावश का अर्थ है ममता के कारण। आशंकावश, आशंका यानी डाउट, आशंकावश का मतलब है आशंका के कारण। प्रेमवश का अर्थ है प्रेम के कारण। नोट किया बेटा? देखो, जब हम कविता पढ़ रहे थे तो बहुत सारे शब्दों के पीछे सा से सी ऐसे शब्द देखने को मिले थे। यहाँ पे बच्चों से ये शब्द क्या दिखाते हैं? ये शब्द तुलना। जब हम किसी और से तुलना करते हैं तब हम सा से सी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द थे ढूंढ करके लिखना है आपको इस चौथे प्रश्न में। ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण कविता से खोज कर लिखिए और स्पष्ट कीजिए। इसको आप खाली लिख दीजिए। मावस के हसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से। ठीक है। इसको व्याख्या करने की जरूरत नहीं, आप लिख लेना। आंचल के बूटों से, आंचल में की गई कलाकारी से। यहाँ पर आप लिख दीजिए, इसको व्याख्या नहीं करेंगे। ठीक है। नीचे देखो, पांचवा प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। इन शब्दों के विलोम लिखना है। ठीक है। मधुर का विलोम होगा कटु, बंजर का विलोम होगा उर्वर, हताश का आशावान, अबोध का बोध, गहरा का उथला, हर्ष का विषाद। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, और सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ठीक है। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में आपको दिया जाएगा।